जय हिंद साथियों। तो आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री जो इस बार 2021 में बिहार बोर्ड ISA का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए केमिस्ट्री खास है। जो आगे भी देना चाहते हैं बच्चे उनके लिए भी ये केमिस्ट्री खास है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की रणनीति की। आइए जानते समझते हैं कि केमिस्ट्री में आखिर हम किस प्रकार का जो पैटर्न बोर्ड है जो पूछ रहा है और किस प्रकार हम इसकी तैयारी करें ताकि हम जाकर इसमें अच्छे नंबर ला सके। तो आज की जो आपके रणनीति है इसमें हम लोग कवर करेंगे जिसका हम टारगेट रखेंगे गोल 100% अर्थात 70 में 70 मार्क्स हम कैसे अचीव करें। तो आइए पहले समझ लेते हैं थोड़ी से। कहता है कि आपका केमिस्ट्री जो है 70 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का। ये सारे बच्चे आप भली भांति जानते हैं। अब बात करते हैं इस केमिस्ट्री में। तो इसमें आता है दो पार्ट। इसका एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होती है ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आप जानते हैं इसका एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होती है ऑब्जेक्टिव। जी हाँ। अब कहते हैं सब्जेक्टिव पार्ट को कवर कैसे करें। जैसे यहाँ पर आ गया कि 35 नंबर हमारा कितना कहाँ से आएगा, सब्जेक्टिव से आएगा, और 35 मार्क्स जो है हमारा ऑब्जेक्टिव से कवर होगा। तो अब सब्जेक्टिव में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सबसे पहले तो आती है शॉर्ट आंसर। क्या आती है? शॉर्ट आंसर। एक पार्ट मिलेगा शॉर्ट आंसर का, दूसरा मिलेगा लॉन्ग आंसर का। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 से 16 प्रश्न आपका शॉर्ट आंसर के दिए होते हैं जिसमें बनाना होता है 10 क्वेश्चन का। एक परीक्षा में आपको 1 से 16 क्वेश्चन जो देते हैं वो शॉर्ट आंसर के लिए देते हैं जिसमें 10 प्रश्नों का उत्तर पूछता है और 6 क्वेश्चन आपको पूछते हैं जो लॉक टाइप में पूछते हैं जिसमें आपको 3 का प्रश्न उत्तर देना होता है। और इसी थ्योरम से उठकर आता है आपका ऑब्जेक्टिव जो आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना होता है जिसमें आपको 70 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट आंसर में। तो शॉर्ट आंसर में क्या होता है? शॉर्ट आंसर में आपका एक टर्म है डिफिनेशन। डिफिनेशन में उसका मिलता है यूनिट या उसका एग्जाम्पल। क्या मिलता है? उसका डिफिनेशन मिलेगा या उसका एग्जाम्पल मिलेगा, तब जाकर हम लोग ठीक है इस सब्जेक्टिव पार्ट को 35 नंबर कवर कर पाएंगे और दूसरे ऑब्जेक्टिव टर्म को 35 नंबर को कवर कर पाएंगे। तो आइए सीखते हैं आगे। आगे कहते हैं कि इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं। ठीक है, अभी चलेंगे हम लोग सीखेंगे शॉर्ट आंसर की ओर। ठीक है, तो इसमें आज हम आप लोग को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे शॉर्ट आंसर वो दिक्कत ना हो। तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और इसके कॉपी पर प्रैक्टिस ज़रूर करें और इसे 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर सुनें, तब जाकर आपके जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का पार्ट है जो कवर होते जाएगा। और इस चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। आइए देखते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट का किस एक चैप्टर आपका पहला केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था। क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। कहता है कि जो पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरे जिसमें आयतन आकृति दोनों आपका क्या मिल जाए, निश्चित मिल जाए, वो क्या बन जाता है, सॉलिड में बन जाता है। अब इसमें आता है सबसे पहले टर्म आती है क्रिस्टल। अभी हम लोग शॉर्ट आंसर क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, बोर्ड पर आपको मिलेगा किस प्रकार से इसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ आपको शॉर्ट में दिया जा रहा है। ठीक है, शॉर्ट आंसर के लिए, ताकि हमारी जो है जिन बच्चों को तैयारी छूटी हुआ है उनको मेकअप होते जाए। कहता है क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल से आप क्या समझते हैं, क्रिस्टल है क्या? तो क्रिस्टल जैसे आपका आगे क्या कहता है कि निश्चित दिशा में एक विलयन जब एक निश्चित ज्यामितीय रूप में जमता है तो उसे क्रिस्टल कहते हैं। अर्थात तो इसमें क्या कहा जाए कि जिसमें आपका उसका शेप साइज वॉल्यूम आपका डेफिनेट बन जाए तो वो क्रिस्टल का रूप ले सकता है। अब इसमें आता है कि वो क्रिस्टल जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है अमॉर्फस। आइए समझते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड क्या है। परीक्षा में 2 नंबर में पूछ सकता है आपका कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर बतलाएं, या फिर डायरेक्ट आपको पूछ सकता है क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और इसको उदाहरण बतलाएं। तो कहता है आइए समझिए क्रिस्टलाइन ठोस को। क्रिस्टलीय ठोस क्या है कि 10 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल करा है जिसमें रिजिडिटी हो। 10 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इन विच हैव रिजिडिटी बट एक डेफिनेट शेप, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहता है कि वैसी ठोस जिसमें एक निश्चित क्या हो, ज्यामितीय आकृति हो। याद रखेंगे, वैसे ठोस जिसमें एक निश्चित ज्यामिति हो, आकृति हो और असंप्रियता और दृढ़ता हो, जो सिकुड़ न सके, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। कहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। याद रखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट द्रव्यमान होते हैं वो क्या होता है, शार्प होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। ये जो है रियल सॉलिड, यह वास्तविक ठोस होता है। इसका जो प्राचीन व्यवस्था जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंबा होता है या बड़ा हो सकता है। इसे तेज औजार से काटने पर 2 भागों में बढ़ जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक गुण है कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को, क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या चीज़ से, चाकू की सहायता से काट दें
तो ये 2 भाग में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आगे कहता है इसकी गलन उष्मा जो होती है वो डेफिनेट होती है, निश्चित होती है। याद रखेंगे क्रिस्टलीय ठोस की गलन उष्मा क्या होती है, निश्चित होती है, और ये विषम दैशिक प्रकृति वाले होते हैं। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की। वैसी ठोस कहता है जिसमें दृढ़ता और संप्रियता तो होती है किंतु ज्यामितीय आकृति जो है वो निश्चित नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। याद रखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, वैसी ठोस जिसके दृढ़ता और संप्रियता तो होती है परंतु ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, परंतु ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, उससे क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। याद रखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस के द्रव्यमान तिछ नहीं होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस लघु प्रासी व्यवस्था वाले होते हैं। अगर इसे तेज धार से काट दे तो यह अनियमित भाग में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी गलन उष्मा का जो मान होती है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, और ये समदैशिक प्रकृति वाले होते हैं। याद रखेंगे क्रिस्टलीय ठोस में बतलाया गया कि विषम दैशिक प्रकृति होते हैं, परंतु जो अक्रिस्टलीय है वो कैसे, इस समदैशिक प्रकृति वाले होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा क्रिस्टल जालक से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्रिस्टल जालक। क्या है, क्रिस्टल जालक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रिस्टल जालक क्या है। क्रिस्टल जालक समझेंगे पहले, ठीक है। क्रिस्टल जालक कहता है कि जालक बिंदुओं को नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। कहता है कि क्रिस्टल पॉइंट को क्या करते हैं, डेफिनेट और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। लैटिस को हिंदी में जालक कहते हैं और क्रिस्टल को क्रिस्टल कहते हैं। यहाँ तक आ गया। जैसे आप देखे होंगे किसी चीज़ का शेप, जैसे यहाँ पर एक शेप आप देख रहे हैं कि शेप आपका ट्रांसफार्मर का जैसे बना हुआ है, तो ये एक क्रिस्टल आ गया कि इसमें आपका क्या मिल रहा है पार्ट, एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें तीनों मिल जा रहा है। तो एक क्रिस्टल की भांति यहाँ पर ये हो सकता है। किसकी भांति हो सकता है, अब देखेंगे तो ये क्या मिल जा रहा है, इसमें आपका लंबाई भी आ जा रहा है, ठीक है, लंबाई भी पार्ट आ जा रहा है, चौड़ाई भी पार्ट आ जा रहा है इसका, और एक ऊंचाई भी पार्ट मिल जा रहा है। तो LBH 3 डायमेंशनल शेप में आ गया, तो इसको हम एक क्रिस्टल का रूप बोल सकते हैं। आइए, तो आप क्रिस्टल जालक आप समझ गए होंगे। क्रिस्टल जालक क्या है कि जालक बिंदुओं को नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। जालक बिंदुओं को नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। यहाँ तक याद होगा। जालक बिंदुओं को नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था, जालक बिंदुओं को कह रहा है क्रिस्टल पॉइंट के डेफिनिट एंड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब इसमें आता है कि अब इसमें जैसे एग्जांपल में यहाँ पर उदाहरण में देख रहे हैं LBH, ये जो हमारा बन गया एक क्रिस्टल बन गया। क्या बना हुआ है, क्रिस्टल। अब ये जो पॉइंट है इसका कॉर्नर है, इसी कॉर्नर को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। और पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल, लैटिस क्रिस्टल। अब कहता है कि 2 कॉर्नर पॉइंट को अर्थात 2 लैटिस पॉइंट को जो लाइन मिला रहा है, जो रेखा मिलाता है, 2 जालक बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जालक रेखा कहते हैं। अब प्रत्येक कोनों को जालक के, जो क्रिस्टल के प्रत्येक कोनों को जालक बिंदु कहते हैं। और 2 क्रिस्टल लाइन के बीच में, 2 क्रिस्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, अगर एक क्रिस्टल लाइन अगर ये मान लिया जाए दूसरा ये, तो दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, उसी कोण को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल एंगल, जालक कोण कहते हैं। यहाँ तक आप भली भांति सीख गए होंगे। यहाँ पर 3 पॉइंट आप सीखे। जालक बिंदु क्या है, तो जालक के प्रत्येक कोनों को जालक बिंदु कहते हैं। जालक रेखा किसे कहते हैं, तो 2 जालक बिंदुओं के बीच मिलाने वाली रेखा को जालक रेखा कहते हैं। थर्ड आता है जालक कोण किसे कहते हैं, तो 2 जालक रेखाओं के बीच के कोण को, 2 जालक रेखाओं के बीच के कोण को क्या कहते हैं, जालक कोण कहते हैं। आइए सीखते हैं आगे। यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल क्या है, तो यूनिट सेल आपको याद रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एकक कोष्ठिका। तो कहता है क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई जो बार बार क्या हो जाए, पुनरावृत्त होकर किसी दिए गए पदार्थ के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करे, उसे क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। क्या करे, बार बार उसको क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट अगर कर दे तो क्या बन जाए, एक ओरिजिनल क्रिस्टल का, संपूर्ण टोटल क्रिस्टल का निर्माण कर दे, उसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। जैसे किसी आप टर्म को इस प्रकार आप समझा लिए, ठीक है, तो ये जो हमारा क्रिस्टल का रूप जो धारण करेगा, की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता चल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे। यूनिट सेल का अब जो इसका जो प्रॉपर्टी कहता है कि इसको तीनों किनारे जो है ABC के रूप में निरूपित कर सकते हैं, और जो है एक दूसरे पर लंबवत भी हो सकता है, जैसे एक के ऊपर एक क्या हो जाएगा, अध्यारोपित भी हो सकता है। आगे कहता है कि अगर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की अगर हम बात कर ले दोस्त, तो क्या मिल जाएगा कि यूनिट सेल जो आपका है एकक कोष्ठिका का जो प्रकार मिल जाएगा वो होता है SCC,
क्या होता है एसएससी, जिसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या परमेटिव यूनिट सेल। दूसरी की बात करें तो होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरी की बात करें तो मिलता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और चौथे की बात करेंगे तो ईसीसी, जिसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हम लोग बात कर लेते हैं एससीसी की क्या है, एससीसी क्या है, क्वेश्चन पूछ देगा कि बतलाइए एससीसी से आप क्या समझते हैं या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है। तो याद रखेंगे, जब अवयवी कण एक कोष्ठका के प्रत्येक कोनों पर उपस्थित हो तो उसे एससीसी कहते हैं। जब अवयवी कण कहता है कि अगर कोई जो आपका पॉइंट है जो क्रिस्टल के प्रत्येक कॉर्नर पर क्या हो जाए, प्रेजेंट रहे, प्रेजेंट सभी कॉर्नर पर उपस्थित हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहता है। तो इसमें कितने कोना होते हैं, तो काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना है, और एक जो पॉइंट है 8 कोना पर है, तो 1/8 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ से ए से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें टोटल लैटिस पॉइंट जो मिला वो मिल गया 1। दूसरी की बात करते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या मिलता है, जिसको बोलते हैं अंतः केंद्रित एक कोष्ठका। कहता है कि जिसके कोनों पर अवयवी कण तो रहते ही हैं, परंतु इसके अलावा इसके केंद्र में एगो सेंटर पर रहेगा, 8 को कोना पर रहेगा, एगो केंद्र में रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे बीसीसी। याद रखना है बीसीसी में जो अवयवी कण है 8 कोना पर रहेगा और एक उसके सेंटर में रहेगा, तो उसको बीसीसी कहते हैं। थर्ड की अगर बात करते हैं तो आता है एफसीसी। एफसीसी क्या है कि जिसका अवयवी कण जो है सभी कोने पर तो रहेंगे, सभी कोने पर तो रहता, इसके साथ साथ उसके फलक केंद्र पर भी रहता है। कहाँ, एक इसका फलक केंद्र ये हो गया, एक इसका फलक केंद्र नीचे होगा, एक ऊपर होगा, एक बाएं हो जाएगा, चारों जो साइड आ गया वो उसका फलक केंद्र होगा, उस पर अगर रहता है तो हो जाएगा एफसीसी। एफसीसी में अगर निकालते हैं आप अवयवी बिंदुओं की संख्या, तो 8 कोना गुने क्या हो जाएगा, एक बिंदु 8 कोना पर है, यहाँ से एक बिंदु आया और 6 को फेस आपका मिल रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि 1/2 आ जाएगा, एक बिंदु दूसरे फेस पर आधा आ रहा है, तो यहाँ से कट जाएगा, 2 3 6, तो आ गया 3 3 और 1, कितना टोटल बिंदु मिल जाएगा। तो एफसीसी में टोटल लैटिस सेल की संख्या मिल जा रहा है 4, और बीसीसी में टोटल लैटिस सेल की संख्या मिला है कितना 2, और एसीसी में टोटल लैटिस सेल की संख्या मिल रही है 1। यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहता है कि वैसी एक कोष्ठका जिसके अवयवी कण कोने के साथ साथ इनके किन्हीं 2 विपरीत फलकों के बीच उपस्थित हो। विपरीत फलकों के बीच, अगर इस पे है, इसके इधर वाले पे नहीं, अगर इधर रहेगा तो इधर वाले पे नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं ईसीसी कहते हैं। वैसी एक कोष्ठका जिसके अवयवी कण प्रत्येक कोने पर तो हो कम से कम उनके 2 फलकों के बीच, इधर फलक को छोड़ेंगे तो इधर वाला पर होगा, अगर इधर छोड़ते हैं तो इधर वाला पर होगा, ठीक है, तो इसको ईसीसी कहते हैं। आगे आता है क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोला जाता है क्लोज पैकिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन अंग्रेजी में बोला जाता है क्लोज पैकिंग। और ये कहता है क्लोज पैकिंग से आप क्या समझते हैं और कितने प्रकार के होता है। क्लोज पैकिंग की बात कर रहा है, ठीक है। पैकिंग का मतलब ही होता है क्या चीज़, संकुलित या व्यवस्था करना उसको। तो कहता है क्रिस्टल में अवयवी कणों को ऐसी सजावट जिसमें किसी दिए गए समान गोले की संख्या न्यूनतम खाली स्थान का अवरोध करता हो, क्लोज पैकिंग कहलाता है। क्या कहता है, क्लोज पैकिंग का मतलब हो गया कि जैसे आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि आप प्लास्टिक में क्या करते हैं, आलू को भर रहे हैं, टमाटर को भर रहे हैं, किसी चीज़ को भर रहे हैं, तो उसमें कुछ स्थान खाली जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग। अब बात आती है क्लोज पैकिंग कितने प्रकार की होती है। क्लोज पैकिंग जो है उसमें कहता है कि 1 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग होगा। इस विधि में कहता है हर गोले की पंक्ति एक दूसरे गोलों के सदिश करते हुए सजाया जाता है। एक गोले की पंक्ति, जैसे आप बॉल को ले सकते हैं, बॉल को क्या करना है, बॉल को आपको, ठीक है, बॉल को आपको इस प्रकार से करके, ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोग करके क्या कर लें, सजा ले। तो कहता है कि इसके सामने सामने, ठीक है, सामने सामने सजाना है। अब इसके बीच में ये जो जगह बच जाती है, ठीक है, तो ये जो डायमेंशनल आ गया इसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। आगे आता है दूसरी टर्म आती है, क्या कहता है कि इसमें, ठीक है, अब इसमें आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। एक टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या। तो कहता है कि एक गोला अन्य जितनी गोले के संपर्क में रहता है, एक गोला अन्य जितनी गोला के संपर्क में रहता है उसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। याद हो गया होगा, एक गोला अन्य जितने गोले के संपर्क में रहता है उसे उस गोले का क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी में बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं, उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। क्या मिलेगा, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, जिसमें इसको हम बोलते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या कहता है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना में जो है हार्ड गोला 2 विभिन्न प्रकार से सजाया जाएगा।
एक मिलेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, एक मिलेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा कि जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि एक लाइन में अगर एक ही लाइन था यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन में जो गोला था तो यहाँ पर ये जो गोला है इस गोला को टच कर रहा है, इस गोला को टच कर रहा है, तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। और इसी को अगर बार बार रीअरेंजमेंट कर दे, रीअरेंजमेंट कर दे 2 डायमेंशनल मतलब 2 बिंबिये, एक गोला आपका ए टर्म आ गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक गोला अन्य 2 गोलों के साथ में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। उसी प्रकार जस्ट इसके सामने जो है सामने सामने गोले को सजाइए। कैसे सजाना है, सामने सामने, तो इस प्रकार देखेंगे, ठीक है, सामने सामने में क्या हो रहा है कि एक गोला अन्य कितने गोलों को टच कर पा रहे हैं, तो एक गोला अन्य कितने गोलों को टच कर पाते हैं, ठीक है। तो एक गोला को अगर बात कर लिया जाए, देखिए तो इस गोला को टच कर रहा है 1 2 3 और 1 4, तो ये जो आ गया इस प्रकार से इस गोले को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो हो गया 4, इसको बोलते हैं ये वर्ग के रूप में आ गया। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इस टर्म को बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होगा जो समझिए। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वो हो जाएगा आपको इस प्रकार से कि यदि आपको गोलों की संख्या, एक गोला आपका इस प्रकार से आ गया 1 डायमेंशनल में, एक गोला 1 डायमेंशनल, और दूसरे को अरेंजमेंट करना है जो एक को थोड़ी सी स्थान को छोड़कर, किस प्रकार, ये स्थान को छोड़कर इस प्रकार आप कर सकते हैं। फिर से यहाँ से ले लिया इस प्रकार। अब इसमें देखेंगे एक गोला अन्य कितने को, तो ये जो गोला आपका है इस गोले को भी टच किया, 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 तो 1 2 3 4 5, इस गोले को भी टच कर लेगा 6। तो ये इस प्रकार से आ गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएंगे वो मिल जाएंगे 6। याद रखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और उसी प्रकार से जो आपका आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 1 डायमेंशनल में मिल गया, वो कितना मिल गया, कितना मिल गया, तो यहाँ पर मिल गया आपका 2। कितना मिल जाएगा, 2। आगे आपका बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पर टाइप जो मिला, इस टाइप को हम बोल सकते हैं कि ये टाइप ए है, ए है, ए है, तीनों का कैटेगरी एक ही जैसा था। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कैटेगरी एक ही जैसा था, तो इसीलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसमें जो टाइप का व्यवस्था है ये ए बी करके आपको व्यवस्थित किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, इस टर्म में आप क्या मिल गया कि द्विमीय में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 के साथ में आपका मेटल है जो घिरा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। दूसरा आपका था हेक्सागोनल, इसमें कितना मिल जा रहा है आपका, तो इसमें आप देख लिया कि इसमें 1 2 3 4 करके इस प्रकार 1 2 3 4 5 और 1 6 करके आपका दे गया कि अन्य 6 गोले के साथ में क्या हो जाएगा, स्थित रहेगा, तो वो हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आइए सीखते हैं आगे। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपने सीख लिया कि जो 2 गोलों है, जो इसमें जो एक गोला होगा अन्य 6 गोले के संपर्क में हो तो उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 1 6 गोला आ गया। अब आता है आपका क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल क्या हो गया, जिसमें एल बी एच आप पढ़े होंगे, एक प्रॉपर्टी इस प्रकार का ये 3 डायमेंशनल होता है कि एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन। एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन, लंबाई भी नजर आए, चौड़ाई भी नजर आए, ऊंचाई भी नजर आए। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें आप इस प्रकार देख सकते हैं, क्या मिल गया कि उदाहरण स्वरूप के गोला आपका इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहा है और इसी के नीचे अन्य गोला है, इसी के नीचे अन्य गोला है, ठीक है, इसी के नीचे कितना अन्य गोला, और इस गोले को इस प्रकार से अरेंजमेंट कर दें हम, ठीक है, इस प्रकार से, तो क्या मिल जाएगा, ये देखिए देखने में लग रहा है कि गोले के ऊपर जो है अन्य गोला सजाया, जिसमें इसमें लग रहा है कि इसकी लंबाई भी नज़र आ रही है, इधर से इसकी चौड़ाई भी नज़र आ रही है और इधर से इसके ऊंचाई भी नज़र आ रही है। तो इस गोले को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्लियर है। तो इसमें क्या कहता है कि द्विम संकुलित जो परत है, त्रिविम संकुलित परत प्राप्त करने के लिए प्रथम वर्ग को क्या करते हैं, दूसरे परत से क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो क्या बनता है, त्रिविम संकुलन मिलता है। अब आता है क्या आता है कि इसको अब सजाने में क्या हो गया, इसको सजाने में जैसे आता है कि अभी आपको बोला गया कि जो गोला रख रहे थे, ये गोला रख रहे थे, फिर गोला रख रहे थे, फिर गोला रख रहे थे। अब यहाँ पर जो गैप बच गया, ये गैप का तो कोई यूज है नहीं, इस गैप का तो नो यूज,
तो इस नो यूज को हम लोग बोलते हैं दोष। क्या बोलते हैं कि इसमें आ गया डिफेक्ट, आपने गोले को सही तरीके से नहीं सजाया तो ये डिफेक्ट इन सॉलिड कहलाता है, ठोसों में दोष। क्या जाना जाता है? ठोसों में दोष, जिसको हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट से भी क्रिस्टल दोष भी कहते हैं। आइए जानते हैं क्रिस्टल दोष कहते किसको, कैसे याद रखना है। तो किसी क्रिस्टल के अनियमितता में या विचलन में जो क्या होता है, अनियमितता या विचलन उत्पन्न हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल का दोष कहते हैं। क्या हो गया? क्रिस्टल के अवयवी कणों को पूर्ण रूप से नियमित क्रम से कोई भी विचलन अपूर्ण हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल का दोष कहते हैं। अब इसमें आता है पॉइंट डिफेक्ट। क्या आता है? पहला मिलता है पॉइंट डिफेक्ट। क्रिस्टल दोष की अगर बात कर रहे थे हम लोग, तो क्रिस्टल दोष में क्या मिल गया? क्रिस्टल दोष में पहला मिलता है पॉइंट डिफेक्ट, जिसको बोलते हैं बिंदु दोष किसे कहते हैं। हाँ, आपसे पूछ देगा बिंदु दोष किसे कहते हैं। याद रखना है बिंदु दोष किसी रवेदार पदार्थ में, किसी रवेदार पदार्थ में परमाणु या आयन के चारों ओर आदर्श व्यवस्था में विचलन या अनियमितताएं हो जाती है, जिसको बिंदु दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल के चालक की व्यवस्था में क्या हो जाए, अगर विचलन पाया गया या उसका अनियमितता हो गया, ठीक है, इरेगुलरिटी जिसको बोले, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। अब इसको में कहता है जो है पॉइंट डिफेक्ट जो है कहता है, क्या कहता है? ये 3 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। बिंदु दोष 3 प्रकार के: स्टाइयोकेमेट्री डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टाइयोकेमेट्री डिफेक्ट। क्या मिलेगा? स्टाइयोकेमेट्री दोष मिल गया, दूसरा मिल गया आपका इम्प्योरिटी मतलब बस शुद्धता दोष, और नॉन स्टाइयोकेमेट्री का मतलब आपका नॉन स्टाइयोकेमेट्री दोष। स्टाइयोकेमेट्री दोष क्या हुआ? सापेक्षिक अनुपात जिसमें एक तो दूसरे से संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे स्टाइयोकेमेट्री दोष कहते हैं। स्टाइयोकेमेट्री में आता है भी 2 प्रकार का दोष पूछेगा, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टियल। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपका है वैकेंसी डिफेक्ट। कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के ख्याल से? रिक्त का दोष याद रखना है दोस्त। इस बार 2021 में आने की संभावना है। कौन सी दोष? रिक्त का दोष याद रखेंगे आप कि रिक्त का दोष किसे कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। तो कहता है कि जब कुछ जालक जो है अपने स्थान से गायब हो जाए, रिक्त का दोष जब कुछ जालक जो है अपने स्थान से गायब हो जाए तो उसे क्रिस्टल में रिक्तियाँ हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? रिक्त का दोष कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर समझना है क्या आ गया कि इस रिक्ता दोष में जैसे यहाँ पर दिया गया कि NaCl NaCl NaCl, इस प्रकार से मान लिया जाए कि एक क्लोरीन एटम यहाँ से उठकर क्या हो गया? घर चला गया। अब इस प्रकार से मान लीजिए कि इस प्रकार पंक्ति में बच्चे घर बैठे हुए हैं, एक ने बोला सर हमको कहाँ जाना है? घर जाना। तो अभी ये बच्चा इस रो से कहाँ चला गया? निकल कर गया, तो यहाँ का स्थान खाली हो गया, तो इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। याद रखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट में अब बात आती है डेंसिटी की। घनत्व क्या हो जाएगा? तो घनत्व जो है यहाँ पर ये चल जाने के कारण इसका घनत्व है जो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनत्व है जो घट जाता है। दूसरा था इंटरस्टियल डिफेक्ट, दूसरा था अंतराकाशी यौगिक। कहता है कि जब कुछ अवयवी कण अपने स्थान से गायब होकर अंतराकाशी स्थल पर चले जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष कहते हैं। इसको इस प्रकार से समझना है कि अभी यहाँ पर 2 मिला, एक मिला वैकेंसी डिफेक्ट। कौन सी डिफेक्ट? वैकेंसी डिफेक्ट क्या है? और दूसरा था इंटरस्टियल डिफेक्ट। इंटरस्टियल डिफेक्ट, दोनों ही डिफेक्ट बहुत ही शानदार है, परीक्षा में पूछने की चांस बनी हुई है। कहा जैसे आप बच्चे क्लास में बैठते हैं तो ये बेंच लगा हुआ है, ये बेंच लगा हुआ है, इस बेंच पे क्या है? बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। अब किसी ने बोला कि सर हमको पेट दर्द दे रहा है। क्या दर्द दे रहा है? पेट दर्द दे रहा, हमको घरे जाना था। ये यहाँ से मान लिया जाए कि इसको पेट दर्द दे रहा, यहाँ से उठा, यहाँ से गायब हो गया, तो ये जगह तो क्या हो गया? खाली हो गया। तो जब खाली हो गया, यहाँ पर किसी ने स्थान नहीं लिया, तो एक तो इस कंडीशन में डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और ऐसे दोष को हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। अब इस वाले कंडीशन में देखिए इंटरस्टियल में क्या हो गया कि सामने में टीचर ये जो पढ़ा रहा है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बच्चे यहाँ पर क्या हैं? बैठे हुए हैं। अब इसमें से कुछ जो है अभी आयन जो है, ये बच्चे को मान लिया जाए अभी आयन। अब यहाँ से कहता है कि हमको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ से उठेगा और जाकर कहेगा कि ये यहाँ पर थोड़ा सा जगह खाली है, अगल पे हटो, बगल में हट, बैठे दमरा। अब यहाँ पर ये जाके क्या हो गया? यहाँ से उठा, यहाँ पर जाके अभी स्थान में अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
तो ऐसे दोष को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और इस डिफेक्ट में, इस दोष में क्या हो गया, डेंसिटी पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लास में ही है, अर्थात इसी वाले शेप में है, तो इसमें डेंसिटी पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर नो चेंजिंग, अपरिवर्तित रह जाएगा। तो याद रहेगा कि आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जो आपका घनत्व है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो अगला कहता है शॉटकी दोष किसे कहेंगे। तो याद रखना वैसा दोष जिसमें क्रिस्टल समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपने स्थान से गायब हो जाए, तो इसे क्रिस्टल में जो क्या हो जाएगा, डिफेक्ट पाया जाता है, उसे शॉटकी दोष कहते हैं। शॉटकी दोष याद रखना है कि जब क्रिस्टल में एक लड़का और एक लड़की अर्थात एक प्लस और एक माइनस दोनों अपने स्थान से उठे और बाहर चले जाए, तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होगा इस दोष को क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। वैसा दोष जिसमें जैसा अब यहाँ पर मान लिया जाए कि अभी उदाहरण में आप देख रहे थे कि Na था Cl था, Na था Cl था, Na था Cl था, Na था Cl था, NaCl 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 NaCl, इस प्रकार का। अब यहाँ से कोई एक प्लस और माइनस दोनों कटायन और एनायन दोनों उठकर चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो जगह खाली हो जाएगा, इस प्रकार का दोनों जब चले जाए, प्लस माइनस दोनों चल जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग शॉटकी दोष। कौन सा, शॉटकी डिफेक्ट, याद रहेगा, शॉटकी दोष कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग फ्रेंकल दोष की। किसके, वैसा दोष जिसमें क्रिस्टल में से एक आयन अपने जालक बिंदु से हटकर अंतराकाशीय स्थल पर चले जाए, वो कैसा है, आपका इंटरस्टिशियल जैसा दोष है। कि कोई भी जो वो चार्ज आपका है, यहाँ पर अभी आप देख रहे थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, कि अपने स्थान से यहाँ से उठे और आके यहाँ पर बैठ जाए, ठीक है। तो ऐसे दोष को हम लोग बोलते हैं फ्रेंकल दोष। जब किसी क्रिस्टल में कोई आयन जो है अपने स्थान से हटकर अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। क्या मिल गया, आप याद रखेंगे फ्रेंकल दोष को ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टल में से जो आयन है अपने जालक बिंदु से हटकर कहाँ चले जाते हैं, अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे चालक क्या है, कुचालक क्या है, सुचालक क्या है और अर्धचालक क्या है। चालक, सुचालक और कुचालक, नेक्स्ट समझना हम लोग को चालक, सुचालक और कुचालक। तो अब कहता है शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर पूछेगा, आप लिख लेंगे। यहाँ से आप देखिए यहाँ पर अंतर दिया गया है, वीडियो को पॉज करिए और इसको क्या करें, लिख लीजिए, ठीक है। और आपको शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों को एक्सप्लेन कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कहता है कि अब जो क्रिस्टल बन रहा है इसका प्रॉपर्टी क्या आएगा कि सुचालक कौन होगा, ठीक है, सुचालक कौन होगा, कुचालक कौन होगा और चालक कौन होगा। तो फिजिक्स के अनुसार जैसे हम लोग पढ़े होंगे, पहले क्या पढ़े होंगे कि अगर किसी पदार्थ से जो है क्या करे, जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से क्या हो जाए, आर पार चल जाए, आसानी से विद्युत का प्रवाह हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको बोलते थे सुचालक। आसानी से क्या हो जाए, पार हो जाए, उसको सुचालक। दूसरा आता है कि अगर कम मात्रा में जाता है इलेक्ट्रॉन, वैसे पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह कम मात्रा में हो, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह कम मात्रा में हो, उसको बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं, अर्धचालक। वैसे पदार्थ जिसको से क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं कुचालक। यहाँ तक हो गया। आइए नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग इसी टर्म को, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक को। इसी पर क्वेश्चन जो है वो पूछ देता है आपका। सुचालक अभी देखे तो एक परिभाषा हम लोग देख लिए क्या, कि जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो, उसे सुचालक कहते हैं, ठीक है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो कम मात्रा में होगा उसे अर्धचालक कहेंगे। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ना हो, वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक कहता है। अब डोमेन क्षेत्र की बात करते हैं, तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं मटेरियल कि ये आपका कह रहा है कि किसी प्रकार से आपको क्या कह रहा है कि जिसकी पदार्थ की जो चालकता जो है, ठीक है, इस पदार्थ से होकर, मतलब इसके विद्युतीय क्षेत्र से होकर, किसको से होकर, विद्युतीय क्षेत्र से होकर अगर पूरा का पूरा गुजर जाए, पूरा से इधर भी जा रहा है, ये मोड़कर इससे होकर क्रॉस कर ले, तो ऐसे पदार्थ को सुचालक कहते हैं। डोमेन के आधार पर आप देख रहे हैं। याद रखेंगे सुचालक का जो रेंज होता है, प्रास होता है 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर होता है।
इसकी जो चालकता का रेंज होती है, कंडक्टिविटी होती है, याद रखेंगे। सुचालक का प्रकाश कितना होता है, तो सुचालक का जो प्रकाश है 10 के प्रकाश जो आपका मिल रहा है, रेंज ऑफ कंडक्टिविटी वो 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर के बीच पाया जाता है। दूसरे प्रकार से आता है दूसरा नंबर में, तो पहला आप देख लीजिए सुचालक क्या है। दूसरा आपका आता है अर्धचालक। कहता है कि इसमें से कुछ ही भाग होकर गुजरते हैं और कुछ बाहर निकल जा रहे हैं, वो बन गया अर्धचालक। जैसे इसको में मिल गया, इसका जो रेंज आ गया, याद रखना है। अर्धचालक का प्रकाश जो है 10 के पावर -6 से 10 के पावर -4 प्रति ओम प्रति मीटर होता है। और नेक्स्ट आता है कुचालक, जिसका जो प्रकाश है 10 के पावर -22 प्रति ओम प्रति मीटर हो जाती है, उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। कुचालक में क्या मिल जाएगा आपका, लकड़ी, ईंटा, पत्थर, बालू इत्यादि मिल जाएगा। अर्धचालक में याद रखना है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आपका एंटीमनी जो है इत्यादि आपका मिल जा रहा है अर्धचालक। सुचालक में आ जाता है सिल्वर, चांदी जैसे आ गया, तांबा आ गया, अल्मोनियम आ गया, लोहा आ गया इत्यादि। फिर आपको क्वेश्चन इसी टर्म पे आएगा, ठीक है। ये तो आप सीख लिए। यहाँ पर क्या आ गया, इस टर्म को आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, ठीक है, और आपका सुचालक क्या है। आगे आता है ऊर्जा पट्टी किसे कहते हैं, और फिर क्वेश्चन देगा ऊर्जा पट्टी के आधार पर सुचालक, कुचालक और अर्धचालक को बताएं। तो जब धातु के परमाणविक कक्षा मिलकर आणविक कक्षा का निर्माण करते हैं, कहता है इसका जो है कौन सा, परमाणविक कक्षा मिलकर आणविक कक्षा का निर्माण कर ले, और इससे जो ऊर्जा एक दूसरे के काफ़ी सन्निकट होते हैं, जिससे ऊर्जा पट्टी का निर्माण होता है, क्लियर है, उसे एनर्जी बैंड कहते हैं, ऊर्जा पट्टी कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर आ गया कि जैसे आप केमिस्ट्री के अनुसार, ठीक है, कि यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियस टर्म आ गया, इसमें प्रोटॉन है, ठीक है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएँ, इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएँ, तो इसका जो एनर्जी का लेवल है, जो इसके बीच का जो अंतर मिल रहा है, इसके एनर्जी का, इसके एनर्जी का, जैसे अगर मान लीजिए कि 1 2 3, तो 1 का जो एनर्जी होगा 2 का एनर्जी होगा और 3 का एनर्जी होगा, सब अलग अलग है, और इसके बीच का जो अंतर मिल जा रहा है, इसी पट्टी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा पट्टी। क्या बोलते हैं, ऊर्जा पट्टी। अब क्वेश्चन कहता है ऊर्जा पट्टी के आधार पर आपको बतलाना है, क्या बतलाना है कि चालक क्या है, कुचालक क्या है और अर्धचालक क्या है। अब इसी ऊर्जा पट्टी के आधार पर एक थ्योरी और आती है, एक मिलेगा आपका चालन बैंड, एक मिलेगा चालन बैंड और दूसरा मिलेगा संयोजी बैंड। याद रखना है, एक क्या मिलेगा, एक चालन बैंड और दूसरा मिलेगा संयोजी बैंड। कि चालन बैंड किसे कहते हैं, दूसरा संयोजी बैंड किसे कहते हैं। तो याद रखिए चालन बैंड तो हम लोग देख रहे हैं कौन सा, चालन बैंड और संयोजी बैंड। यहाँ पर पता ही चल रहा है चालन, चालन का मतलब जिसमें चलने की जगह हो। संयोजी, संयोजी का मतलब जिसमें जगह ना हो, खचाखच भरल होकर संयोजी कहेंगे, जिसमें चलने की जगह। तो कहता है कि जब किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है पूर्ण रूपेणा भरा है, तो उसमें जड़ को टस मस नहीं होता, एकदम खचाखच भरल है, पूर्ण रूपेणा भरा हुआ है, तो उस बैंड को बोलेंगे संयोजी बैंड। क्या बोलना है, संयोजी बैंड। कि जब किसी धात्विक परमाणु में जो कक्षा है, परमाणविक कक्षा है या परमाणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरल हो, ठीक है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो उसको क्या कहेगा, संयोजी बैंड कहेगा। अब एकरे में से कुछ जो है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन कुछ है, क्या है, कुछ भरा हुआ है, ठीक है, तब इसमें इलेक्ट्रॉन टसक मसक ले सकते हैं, तो इसको बोलते हैं चालन बैंड। तो क्लियर है, चालन बैंड समझ में आ गया, संयोजी बैंड भी समझ में आ गया। तो ऐसे आपका क्या मिल रहा है, चालन बैंड किसको कह रहे हैं, कि वैसे कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको संयोजी बैंड। और जिसमें इलेक्ट्रॉन अर्ध रूप से भरा हुआ है या पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर उधर चल सकता है, घूम सकता है, उसको चालन बैंड कहते हैं। आइए देखते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक की परिभाषा। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देगा आपको कि क्या देगा, ऊर्जा बैंड के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डिफाइन किसको, कंडक्टर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और आगे मिल जा रहा है इंसुलेटर, इंसुलेटर। कंडक्टर को क्या बोले, कंडक्टर को बोले चालक या सुचालक बोल रहे हैं। सेमी कंडक्टर बन जा रहा है आपका अर्धचालक, और इंसुलेटर है आपका जिसको बोल रहे हैं कुचालक। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड। कहता है ऊर्जा पट्टी के आधार पर, किसके आधार पर बतलाना है, ऊर्जा पट्टी के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक को परिभाषित करें। तो अभी तो देख लिए क्या होगा, तो अब यहाँ पर समझना है, अभी आपको यहाँ पर टर्म बोला गया, ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें दी गई
यहाँ पर देखना है, क्या देखना है, इस प्रकार से आपको क्या कहता है, ऊपर जो है उस सन में मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन खचाखच भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरा भरा हुआ है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ था उसमें क्या बनेगा, उसको हम लोग क्या बोले थे, उसको बोले थे संयोजी बैंड। क्या नाम दिए, संयोजी बैंड। जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ था उसका नाम क्या दिए हैं, संयोजी बैंड। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है, मान लिया जाए कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन ये खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन खाली है, तो कहता है कि ए वाला हमारा बन गया, नीचे का बन गया चालन बैंड। क्या बन गया, ये बन गया चालन बैंड। याद रखना है, चालन बैंड। कौन सा, चालन बैंड। अब यहाँ से एक उदाहरण समझ लीजिए, छोटी सी उदाहरण के थ्रू समझिए कि हम लोग कैसे चालक को चालक मान लिया जाए। ठीक है, कि ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका घर है, इसमें आप हैं, और ये आपके बगल का छत है, ये भी आपका घर है, और ये इसका बगल का छत है, ये आपका घर है, ये इसका बगल का छत है। कहता है कि आपका घर और आपके पड़ोसी का घर दोनों संपर्क में है, दोनों नज़दीक में है। तो बोले इस छत पर से इस छत पर जाना क्या है, भारी है या आसान है? तो आप बिल्कुल जवाब देंगे कि आसान है। जब आपका घर और आपके पड़ोसी का घर एक दूसरे के संपर्क में सटा हुआ है, दोनों का छत, तो इस छत से छत पर कूदना क्या है, आसान है। अगर कहते हैं इस छत से आपके घर और पड़ोसी के छत से दूरी अगर क्या हो जाए कि अगर 10 फीट से कम है, 10 फीट से कम है, तब क्या हो जाएगा, तो जाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं, आप कूद कर जा सकते हैं। लेकिन आपके घर से पड़ोसी वाला छत का दूरी 20 फीट से अधिक हो जाए, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, कूदना मुश्किल हो जाएगा। तो बस आप सीख चुके हैं चालक, कुचालक और चालक की परिभाषा किसके आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर। कहता है कि जब संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में इसी जो अंतर है, उस अंतर को बोलते हैं एनर्जी गैप, कि एनर्जी गैप जीरो हो। यहाँ पर अंतर क्या था, जीरो। कितना, जीरो। कि जब चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में अंतर कितना, जीरो। ठीक है, और ऊर्जा अंतराल कितना मिल गया, जीरो। तब इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करते हैं, एक दूसरे में कूद सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, चालक कहते हैं। तो चालक का परिभाषा याद हो गया ऊर्जा बैंड के आधार पर, कि जब संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल का मान 0 हो तो उसे हम लोग चालक कहते हैं। दूसरा टर्म आती है, क्या आती है, अर्धचालक। जब संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल का मान, याद रखेंगे, जो एनर्जी गैप है वो कितना हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। जब आपका संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। और वही आ गया, ये आपका आ गया अर्धचालक, जिसमें एनर्जी गैप क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहा है। इसमें एनर्जी गैप जो है ग्रेटर देन है कितना से, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, अर्थात 20 फीट से। तो जब संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, एनर्जी गैप का मान जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसे कुचालक कहेंगे। ये था हमारा शॉर्ट आंसर का, ठीक है, लेसन 1 का सॉलिड स्टेट का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर, जिसको आप देखें। आइए इस पर एक और आता है प्रॉपर्टी, जो हमारा है मेटालिक प्रॉपर्टी। कौन सा, मेटालिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टीज की बात करता है, मेटालिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण की बात कर ले रहे हैं। चुंबकीय गुण के कौन सा, पारा चुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायमैग्नेटिक होगा, कौन फेरोमैग्नेटिक होगा। तो आइए इसे सीखते हैं, इसके बाद ये हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। आइए, कहता है चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो कितने भाग में, वो 5 भाग में किया गया है। तो क्या सीखे हम लोग कि चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो 5 भाग में बांट दिया गया। पहला मिलता है पैरामैग्नेटिक, याद रखेंगे, पैरामैग्नेटिक को अनुचुंबकीय कहते हैं। कहता है पदार्थ का हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया भौतिक गुण, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में वह क्या हो, सबसे ज़्यादा आकर्षित हो, आपका हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, सबसे ज़्यादा आकर्षित होगा, वो बन जाएगा आपका लौह चुंबकीय। क्या बनेगा, लौह चुंबकीय। अगर हल्का सा आकर्षित होता है, ठीक है, तो बनेगा अनुचुंबकीय। अगर विकर्षित हो जाता है तो बनेगा प्रतिचुंबकीय। सबसे ज़्यादा आकर्षण क्या बनेगा, लौह चुंबकीय, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा आकर्षण लौह चुंबकीय। और लौह चुंबकीय में मिलेगा आयरन, कोबाल्ट, निकेल। अगला कहता है अगर विकर्षित हो जाए, नहीं आपका आकर्षण हो चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसको प्रतिमैग्नेटिक चुंबकीय बोलते हैं, डायमैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है।
और अगर आपका हल्का मात्रा में आकर्षित होता है तब वो आपका बन जाएगा पारामैग्नेटिक, जिसको अनुचुंबकीय बोलते हैं। प्रतिलौह चुंबकीय बोलेंगे जो अपेक्षाकृत कम अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करेगा, उसे प्रतिलौह चुंबकीय बोलते हैं। प्रतिलौह चुंबकीय में इसमें उदाहरण याद रखेंगे। लौह चुंबकीय में बोलेगा आयरन, कोबाल्ट, निकल जो आपका मिल रहा है, ठीक है। आगे कहता है प्रतिलौह चुंबकीय में आ गया मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नी ट्राइऑक्साइड, मैग्नी डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो आपका मिल रहा है प्रतिलौह चुंबकीय आपका रहा है। इस शॉर्ट आंसर के लिए याद रखेंगे। आगे कहता है फेरे चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिज्म, कि जब असमान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होता है, कि आपका 4 ऊपर की ओर संरेखित है तो 4 नीचे की ओर संरेखित हो जाएगा, कि विपरीत दिशा में अगर बराबर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, संरेखित हो जाए, तो याद रखना है ऐसे पदार्थों को फेरीमैग्नेटिक सबस्टेंसेस कहते हैं। अब कहता है कि कार्बन को 2 रूपों को बतलाएं, तो याद रखना है एक आपका डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट। एक हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट मिल जा रहा है। हीरा क्या कर रहा है, इसकी जो बनावट आपका कर रहा है टेट्राहेड्रल होती है और प्रस्करण जो है हीरा में sp3 होता है। हीरा अधिक कठोर होता है, इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, और हीरा विद्युत का क्या हो जाता है, कुचालक होता है। ग्रेफाइट कहता है कि इसकी जो आकृति है या शेप की बात करें तो हेक्सागोनल, षटकोणीय, और जो हाइब्रिडाइजेशन प्रस्करण होता है वो sp2 होता है। ग्रेफाइट का प्रस्करण क्या होता है, sp2 होता है, और यह मुलायम होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, कम होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम, और ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो ये हम लोग देख लिए सॉलिड स्टेट का शॉर्ट आंसर। किसका, सॉलिड स्टेट का प्रश्न उत्तर देखें, इसका आप नोट्स जरूर बनाएं, और इसका PDF के लिए आप, ठीक है, सेंसर क्लासेस टेलीग्राम, सेंसर क्लासेस के टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करें, वहाँ से इसके PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह के वीडियो आप देखने के लिए इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं अभी तक और सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।